रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में कर लिए थे, भी कहते हैं हम लोग पिस्टिल। क्या हेलो बच्चों, पिछली क्लास में हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में कर लिए थे माइक्रोस्पोरोजिनेसिस। आज का हमारा टॉपिक है मेगास्पोरोजिनेसिस। लेकिन मेगास्पोरोजिनेसिस से पहले हमें थोड़ी इसकी स्ट्रक्चर पढ़नी होगी कि कार्पेल का क्या स्ट्रक्चर होता है, उस कार्पेल के अंदर ओव्यूल कैसे अरेंज होता है, और फिर इसके बाद ओव्यूल एक मैच्योर्ड यदि बने तो किस तरीके से बन जाता है। उसी प्रोसेस का नाम है मेगास्पोरोजिनेसिस। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पे हम लोग करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ कार्पेल। एक फ्लावर के अंदर 4 फ्लोरल पार्ट्स है, सेपल और पेटल नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट होती है, जबकि स्टेमन और कार्पेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो स्टेमन के अंदर पॉलन ग्रेन की फॉर्मेशन होती है, वो हम लोग कर चुके हैं, माइक्रोस्पोरोजिनेसिस उसे कहते हैं। अब हमें पढ़ना है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में। जो एक फ्लावर की फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होती है वो कार्पेल कहलाता है। इसी कार्पेल को पिस्टिल भी कहते हैं हम लोग, पिस्टिल। तो ये पिस्टिल के स्ट्रक्चर अभी पढ़ने वाले हैं। यदि हम यहां पर एक पिस्टिल के स्ट्रक्चर देख लें तो इस पिस्टिल में स्टिग्मा प्रेजेंट होती है, टर्मिनल पार्ट को बोल देते हैं स्टिग्मा। जो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, दिस इज स्टाइल, और ये है ओवरी, और इन तीनों को मिला के बोला गया कार्पेल। तो ओवरी के अंदर ये है ओवरी वॉल, ओवरी वॉल, और अंदर की तरफ यहां एक हॉलो स्पेस होता है। इस हॉलो स्पेस को हम लॉक्यूल बोल सकते हैं, लॉक्यूल, या ओवरी चैम्बर भी बोला जा सकता है, ओवरी चैम्बर। तो जो ओवरी वॉल है, इस ओवरी वॉल में एक रिज लाइक स्ट्रक्चर डेवलप हो जाती है जिसे कहा जाता है प्लासेंटा, प्लासेंटा। और इस प्लासेंटा के ऊपर, इस प्लासेंटा के ऊपर स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर फ्यूनिकल प्रेजेंट होती है, जिसके साथ ओव्यूल जुड़ा हुआ होता है। तो ये स्ट्रक्चर हो गया ओव्यूल का, और ये है इसकी फ्यूनिकल। ठीक है, तो एक कार्पेल के स्ट्रक्चर में स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी होती है। ओवरी यदि मैच्योर कर जाए, इट मैच्योर्स इनटू ट्रू फ्रूट। इससे ट्रू फ्रूट की फॉर्मेशन हो जाएगी। यानी कि एक ट्रू फ्रूट में ओवरी वॉल से डेवलप्ड पार्ट होता है, तो ओवरी वॉल मैच्योर कर जाता है, मैच्योर्स इनटू फ्रूट वॉल, फ्रूट वॉल, या इसी को बोल देते हैं हम पेरिकार्प। जो एक्चुअली 3 लेयर की होती है पेरिकार्प। एक फ्रूट में ओवरी वॉल फ्रूट वॉल बना लेता है, इसी को कहते हैं पेरिकार्प। और ये पेरिकार्प जो सबसे बाहर वाला लेयर होता है, इट इज नोन एज एपिकार्प। इसे हम बोल देंगे एपिकार्प।
मीजोकार्प बीच वाला है और एंडोकार्प इनर मोस्ट है। जबकि ओवरी वॉल के अंदर जो लॉक्यूल प्रेजेंट है, इस लॉक्यूल में जो ये ओव्यूल प्रेजेंट है, इट मैच्योर्स इनटू सीड, ये सीड में कन्वर्ट हो जाता है। इट मैच्योर्स इनटू सीड। ठीक है, यानी कि एक फ्रूट की बात कर लें, एक ट्रू फ्रूट की बात कर लें, तो इस ट्रू फ्रूट के अंदर प्रेजेंट होती है फ्रूट वॉल इनटू 3 लेयर्स, एपिकार्प, मीजोकार्प और एंडोकार्प। और इस फ्रूट वॉल से अंदर की तरफ देखें तो सीड प्रेजेंट होती है, यहां पर सीड प्रेजेंट होती है। तो ये कार्पेल है। अब इस कार्पेल की नंबर कितनी है, इस बेसिस पर एक फ्लावर को हम क्लासिफाई कर सकते हैं, मोनोकार्पेलरी फ्लावर या मल्टीकार्पेलरी फ्लावर। तो यदि हम यहां पर देख लें कार्पेल की नंबर, तो एक फ्लावर में तो कंडीशन हो गई, मोनोकार्पेलरी और मल्टीकार्पेलरी। मोनोकार्पेलरी का मतलब हो गया 1 कार्पेल इन ए फ्लावर, जबकि मल्टीकार्पेलरी का मीनिंग हो गया 2 और मोर कार्पेल इन ए फ्लावर। अब यहां पर जो ये कार्पेल वाले स्ट्रक्चर है, ये कार्पेल, इस तरीके की कार्पेल फ्लावर में जो प्रेजेंट होगी, एक से ज्यादा यदि रहे मल्टीकार्पेलरी, तो मल्टीकार्पेलरी की 2 कंडीशन हो सकती है, या तो वो सारे कार्पेल आपस में जुड़े हुए हो या अलग अलग भी हो सकता है। तो मल्टीकार्पेलरी कंडीशन की बात यदि हम कर ले, मल्टीकार्पेलरी कंडीशन तो यदि सारे कार्पेल आपस में यूनाइट कर गए, देन दिस कंडीशन इज नोन एज सिनकार्पस। और यदि फ्री रहा तो एपोकार्पस। Syncarpus means all the carpels of a flower are united. आपस में जुड़ा रहता है, और यह कंडीशन पाई जाती है पेपावर, पॉपी प्लांट जिसे बोला जाएगा। इस पॉपी प्लांट की सारी कार्पेल आपस में जुड़ी रहती है। लेकिन कुछ फ्लावर में कार्पेल्स फ्री होते हैं, तो लिख लेते हैं ऑल कार्पेल्स आर फ्री फ्रॉम ईच अदर, और ये कंडीशन होती है माइकेलिया प्लांट में। माइकेलिया, ठीक है। तो ये हो गई फ्लावर में कार्पेल के नंबर के बेसिस पर हम इसे क्लासिफाई कर लेते हैं मोनोकार्पेलरी और मल्टीकार्पेलरी। और मल्टीकार्पेलरी में सारे कार्पेल्स यदि यूनाइटेड हो गए तो सिनकार्पस, जो पॉपी प्लांट में होती है, पेपावर बोलते हैं। और एपोकार्पस का मतलब हुआ वो सारे के सारे कार्पेल्स एक दूसरे से फ्री होते हैं, माइकेलिया प्लांट में पाई जाती है।
तो ये हम लोग कर लिए हैं स्ट्रक्चर ऑफ कार्पेल। अब यहां पर ये जो ओव्यूल लिखा हुआ है, इस ओव्यूल के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक हो गया स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर्ड ओव्यूल। तो एक मैच्योर्ड ओव्यूल के अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर होती है, एक बारी हम लोग यहां पे देख लेते हैं। तो सेंट्रली प्लेस्ड स्ट्रक्चर एम्ब्रियो सैक कहलाती है, जिसके बाहर न्यूट्रिटिव सेल डिप्लॉयड नेचर वाली न्यूसेलस प्रेजेंट होगी, और इस न्यूसेलस के बाहर की तरफ वन पेयर इंटेग्यूमेंट होता है, इसे कवर करके रखते हो। ये इंटेग्यूमेंट किसी एक पॉइंट पर मिसिंग होता है, मींस एब्सेंट होती है। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ओव्यूल में जो मिसिंग पार्ट होती है इंटेग्यूमेंट की मिसिंग पार्ट को माइक्रोपाइल कहते हैं। माइक्रोपाइल, ये माइक्रोपाइल इस स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर के बिल्कुल पास आ जाता है। प्लासेंटा के साथ जुड़ी हुई स्ट्रक्चर जिसे फ्यूनिकल बोले थे, अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले कि प्लासेंटा के साथ यहां पर जुड़ा हुआ रहता है ये फ्यूनिकल, इस प्लासेंटा के साथ। तो ये जो फ्यूनिकल वाले स्ट्रक्चर है, उसके साथ यदि माइक्रोपाइल आ जाए, ये है फ्यूनिकल, तो इस टाइप के ओव्यूल को एनाट्रोपस ओव्यूल कहा जाता है। एनाट्रोपस ओव्यूल, जो कि मोस्ट कॉमन टाइप होती है, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ओव्यूल। इन एंजियोस्पर्म लगभग 82% प्लांट के अंदर ओव्यूल इसी शेप की होती है, और फ्यूनिकल का वो पार्ट जहां से इस ओव्यूल की मेन बॉडी अटैच हो गई, अब उस अटैच्ड पार्ट को बोल देते हैं हम लोग हाइलम। हाइलम, जो मेन बॉडी होती है ओव्यूल की, वो यहां पर जो सेल्स प्रेजेंट होंगे वो डिप्लॉयड नेचर की होगी पूरे में, और इस लेयर को अब हम लोग बोल देते हैं न्यूसेलस। तो न्यूसेलस की सेल न्यूट्रिटिव होती है, ये सेल जो होती है न्यूट्रिटिव होती है, और एक डेवलपिंग बीच वाले स्ट्रक्चर को बोला जाता है एम्ब्रियो सैक। इस डेवलपिंग एम्ब्रियो सैक को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करता है, फूड प्रोवाइड करता है। यह है एम्ब्रियो सैक। इसी एम्ब्रियो सैक को एंजियोस्पर्म के केस में फीमेल गैमिटोफाइट कहा जाता है, गैमिटोफाइट, या इसको बोल सकते हैं हम लोग मैच्योर्ड मेगास्पोर। मैच्योर्ड मेगास्पोर, जबकि एक ओव्यूल को मेगास्पोरेंजियम कहा जाता है।
मेगास्पोरेंजियम। और इसी मैच्योर्ड मेगास्पोरेंजियम के बनने की प्रोसेस को हम बोल सकते हैं मेगास्पोरोजिनेसिस। या तो बोल दे मैच्योर्ड मेगास्पोरेंजियम बनने की प्रोसेस, या फिर इसको बोल सकते हैं एक मैच्योर्ड मेगास्पोर के बनने की प्रोसेस का नाम मेगास्पोरोजिनेसिस। कैसे बनता है वही पढ़ना है यहां पर। पहले एक बारी लेबल कर लेते हैं बाकी और पार्ट की। सबसे बाहर में जो ये कवरिंग है ये कहलाता है इंटेग्यूमेंट, और इंटेग्यूमेंट की नंबर 2 होती है। ठीक है, ये 2 इंटेग्यूमेंट की लेयर है, 2 इंटेग्यूमेंट। तो ये दोनों इंटेग्यूमेंट जब ये ओव्यूल सीड में कन्वर्ट होता है तो सीड के सीड कोट की फॉर्मेशन इसी 2 इंटेग्यूमेंट से हो जाती है। इट मैच्योर्ड इनटू 2 सीड कोट। सीड में जो कवरिंग होती है वो कवरिंग इसी से बना हुआ होता है। जिस बेस के साथ, इस ओव्यूल की मेन बॉडी के बेस के साथ ये फ्यूनिकल जुड़ा हुआ रहता है, तो ओव्यूल के उस पार्ट को चैलेजा कहा जाता है। और एनाट्रोपस टाइप ऑफ ओव्यूल में जहां पर कि ओव्यूल की पेनिट्रेशन मेन बॉडी के अंदर हो गई है, वहां पर फिर से एक रिज लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है, एंड दिस रिज लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज रैफी। तो एनाट्रोपस टाइप ऑफ ओव्यूल में रैफी भी प्रेजेंट होता है। रैफी तो चैलेजा के साथ जुड़ा होगा, और ये एम्ब्रियो सैक के अंदर बहुत सारे सेल्स होंगे। ये जब बनता है तो इसी प्रोसेस को बोलेंगे मेगास्पोरोजिनेसिस। वो हम लोग आगे कर रहे हैं, लेकिन उसके पहले यहां पर ओव्यूल के टाइप की बात यदि कर ले तो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ओव्यूल तो हमने यहां बना दिया है एनाट्रोपस ओव्यूल, लेकिन ओव्यूल और भी कई डिफरेंट टाइप की हो सकती है। डिपेंड करेगा कि उसमें फ्यूनिकल और ये मेन बॉडी आपस में किस तरीके से जुड़ा हुआ है। जैसे समझने के लिए एक सिंपलेस्ट टाइप ऑफ ओव्यूल की बात कर ले, हम सिंपलेस्ट टाइप ऑफ ओव्यूल की बात कर ले तो सिंपलेस्ट ओव्यूल ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल कहलाती है। और वो ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल एक बारी हम लोग यहां पे ड्रॉ कर ले तो कुछ इस तरीके से होता है। ये मान लेते हैं इसकी एम्ब्रियो सैक है। इस एम्ब्रियो सैक के बाहर न्यूसेलस सेल की लेयर होगी, और इसमें ये इंटेग्यूमेंट का लेयर है। ये है इंटेग्यूमेंट। यहां भी 2 लेयर है। कुछ इस तरीके से, लेकिन यहां पर फ्यूनिकल मेन बॉडी में पेनिट्रेटेड नहीं होती है। बाकी लेबलिंग की बात कर ले यदि तो मेन बॉडी ये न्यूसेलस कहलाया, जिसकी बेस के साथ जो फ्यूनिकल जुड़ा हुआ रहेगा उस पार्ट को यहां भी चैलेजा कहेंगे। सबसे बाहर की कवरिंग 2 इंटेग्यूमेंट की है। यहां भी इंटेग्यूमेंट, जहां पर मिसिंग होगा उस वाले पॉइंट को यहां भी माइक्रोपाइल कहेंगे। माइक्रोपाइल। और इस न्यूसेलस के अंदर पेनिट्रेटेड एम्ब्रियो सैक होता है। एम्ब्रियो सैक है जिसमें कई डिफरेंट टाइप के सेल्स होते हैं। इसी एम्ब्रियो सैक का नाम हमने यहां बता दिया था फीमेल गैमेटोफाइट, या इसी को मैच्योर्ड मेगास्पोर भी कहते हैं। लेकिन यहां पर अरेंजमेंट यदि देखा जाए ध्यान से तो हम ये देख सकते हैं
कि जो एनाट्रोपस टाइप ऑफ ओव्यूल है इसमें फ्यूनिकल और माइक्रोपाइल एक दूसरे के नजदीक आ गया है, जबकि इन केस ऑफ ऑर्थोट्रोपस दिस टाइप ऑफ ओव्यूल इज नोन एज ऑर्थोट्रोपस, जिसमें माइक्रोपाइल, चैलेजा और फ्यूनिकल बिल्कुल एक सीध में आ जाती है। तो दोनों में फर्क है। दिस इज सिंपलेस्ट टाइप ऑफ ओव्यूल। simplest type of ovule is known as orthotropous ovule. Orthotropous ovule, and this orthotropous ovule is simplest type, simplest ovule. ठीक है। पॉलीगोनम प्लांट में सबसे पहले देखा गया था, इसलिए ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल को पॉलीगोनम टाइप ऑफ ओव्यूल भी कहते हैं। अब कोई सा भी ओव्यूल जब शुरुआत में बनना शुरू करता है तो सारे के सारे ओव्यूल चाहे एनाट्रोपस वाला भी क्यों ना हो, ऑर्थोट्रोपस ही होता है। अब ये जो फ्यूनिकल है, इस फ्यूनिकल के दोनों तरफ यदि एसिमेट्रिकल ग्रोथ हो जाए, एसिमेट्रिकल ग्रोथ हो जाए का मतलब यह हुआ कि किसी एक तरफ इसकी ग्रोथ ज्यादा हो जाए, किसी एक तरफ कम हो जाए, फिर क्या होगा, तो बेंडिंग हो जाएगी। मेन बॉडी ऑफ ओव्यूल की बेंडिंग हो जाएगी, मुड़ जाएगा वो। जैसे मान लेते हैं कि फ्यूनिकल के लेफ्ट साइड वाले पार्ट की ग्रोथ ज्यादा हो जाए, जबकि ग्रोथ रुक गया है या बहुत कम हो रहा है राइट साइड में, तो क्या होगा, ये बढ़ता चला जाएगा ना। तो धीरे धीरे ये जो मेन बॉडी है, मेन बॉडी किसका बना होता है, न्यूक्लियस, जो डिप्लॉयड सेल की बनी होती है, ये धीरे धीरे बेंड करना शुरू करेगा और ये माइक्रोपाइल यहां से झुकता हुआ इस तरीके से नीचे की तरफ आ जाएगा। तो जब ये बेंड करके नीचे की तरफ आ गया तो बोलेंगे माइक्रोपाइल ये फ्यूनिकल के बिल्कुल पास आ गया। तो माइक्रोपाइल जब फ्यूनिकल के पास आ जाता है, स्ट्रक्चर कुछ ऐसी बन जाएगी फिर, तो इसे हम बोल देंगे एनाट्रोपस ओव्यूल, जो मोस्ट कॉमन होती है। लेकिन यदि बेंडिंग इस तरीके की कुछ हो गई कि मेन बॉडी ओव्यूल की 90 डिग्री बना लिया, फ्यूनिकल के साथ 90 डिग्री बना ले, तो इस ओव्यूल को हम बोल देंगे हेमी एनाट्रोपस। यदि यहां पर ओव्यूल में माइक्रोपाइल, चैलेजा, फ्यूनिकल बिल्कुल एक सीध में आ गया है, तो इसे हम नाम दे देंगे ऑर्थोट्रोपस सिंपलेस्ट है। लेकिन एसिमेट्रिकल ग्रोथ हो जाए फ्यूनिकल की, और फ्यूनिकल के एसिमेट्रिकल ग्रोथ के कारण यदि कुछ बेंडिंग इस तरीके से हो जाए कि मेन बॉडी 90 डिग्री इस फ्यूनिकल के साथ बना लिया, लाइक दिस, यहां पर ये जैसे एम्ब्रियो सैक है, एम्ब्रियो सैक के बाहर यहां भी प्रेजेंट है न्यूक्लियस की सेल, और न्यूक्लियस सेल की लेयर कवर्ड होती है इंटीग्यूमेंट से, जिसकी 2 लेयर है। और यदि फ्यूनिकल के साथ मेन बॉडी ऑफ ओव्यूल ये इस तरीके से 90 डिग्री में टर्न कर गया हो, क्यों टर्न करेगा ऐसा, तो बोलेंगे ड्यू टू एसिमेट्रिकल ग्रोथ ऑफ फ्यूनिकल। फ्यूनिकल में किसी एक तरफ ज्यादा ग्रोथ हो जाए, किसी एक तरफ कम ग्रोथ हो जाए, तो इस तरीके की बेंडिंग हो जाती है, और तब इस तरीके के ओव्यूल को हम बोल देंगे दिस इज हेमी एनाट्रोपस ओव्यूल। हेमी एनाट्रोपस ओव्यूल। स्ट्रक्चर यहां भी वैसा ही है, माइक्रोपाइल, दिस इज चैलेजा, सबसे बाहर का 2 लेयर इंटीग्यूमेंट है, और इंटीग्यूमेंट से अंदर न्यूक्लियस की सेल होगी, न्यूक्लियस की सेल, और उसके अंदर है ये एम्ब्रियो सैक।
एम्ब्रियोसैक। तो इस स्ट्रक्चर को हम बोल देंगे हेमी एनाट्रोपस टाइप ऑफ ओव्यूल। ये इसका फ्यूनिकल है। फ्यूनिकल के कुछ पास तो आ गया माइक्रोपाइल, बट बिल्कुल पास आता है इस एनाट्रोपस टाइप ऑफ ओव्यूल में ही। और भी कई डिफरेंट टाइप के ओव्यूल हो सकते हैं इस बेंडिंग के बेसिस पर। ओव्यूल की एक टाइप इस तरीके से भी हम बना सकते हैं कि कभी कभी कुछ प्लांट के अंदर इंटेग्यूमेंट की नंबर 2 की जगह 3 हो जाती है। तो इंटेग्यूमेंट कितने लेयर का है, इस बेसिस पर ओव्यूल को हम क्लासिफाई कर सकते हैं कई डिफरेंट टाइप में। यदि ओव्यूल में इंटेग्यूमेंट कॉमन टाइप की यदि हम देखें तो 2 इंटेग्यूमेंट है, इसे बोल दिए बाइटेगमिक, मतलब 2 इंटेग्यूमेंट, ये मोस्ट कॉमन है। इंटेग्यूमेंट, दिस इज मोस्ट कॉमन। लेकिन इंटेग्यूमेंट की नंबर यदि 3 हो जाए तो इट इज ट्राइटेगमिक। ट्राइटेगमिक हम बोलेंगे 3 इंटेग्यूमेंट्स वाले ओव्यूल को। और तब यहां पर इस थर्ड इंटेग्यूमेंट का अलग अलग प्लांट में अलग अलग नाम भी होता है। जैसे इन केस ऑफ लीची प्लांट इसे एरिल कहा जाता है। एरिल लीची में होती है। और यही लीची की एरिल एडिबल पार्ट होती है। एडिबल पार्ट होती है। लीची के केस में मीजोकार्प, एंडोकार्प या एपिकार्प को नहीं खाया जाता है, एरिल खाया जाता है। जबकि थर्ड इंटेग्यूमेंट इन केस ऑफ कैस्टर कहलाता है कैरंकल। कैरंकल इन केस ऑफ कैस्टर। तो इंटेग्यूमेंट की नंबर के बेसिस पर ओव्यूल को हम बाइटेगमिक, ट्राइटेगमिक या यूनिटेगमिक भी हो सकती है। यूनिटेगमिक का मतलब हुआ 1 इंटेग्यूमेंट होना। इंटेग्यूमेंट। और एक चौथी टाइप होती है एटेगमिक। एटेगमिक का मतलब हुआ इंटेग्यूमेंट एब्सेंट होना। इंटेग्यूमेंट एब्सेंट। इसके अलावा एक ओव्यूल की क्लासिफिकेशन इस बेसिस पर भी की जाती है कि उसमें एम्ब्रियो सैक की नंबर कितनी है। नॉर्मली एम्ब्रियो सैक एक ही होता है, तो एक रहे तो मोनोस्पोरिक, ये नंबर 2 भी हो सकती है, ये नंबर 4 तक हो सकती है। 2 रहे तो बाइटेगमिक, 4 रहे तो टेट्राटैगमिक बोल सकते हैं हम। तो यहां से बोला जा सकता है कि ओव्यूल की एक और भी टाइप हो सकती है। ओव्यूल की क्लासिफिकेशन का बेसिस हम बना सकते हैं कि उसमें नंबर ऑफ एम्ब्रियो सैक कितने हैं। तो एम्ब्रियो सैक की नंबर यदि 1 हो गई तो इसे बोलेंगे हम मोनोस्पोरिक। मोनोस्पोरिक 2 हो जाए तो बाइस्पोरिक। जबकि टेट्रास्पोरिक एमएस स्वामीनाथन ने सबसे पहले मस्टर्ड वाले प्लांट में आइडेंटिफाई किया था, जिसमें 4 एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट थे। टेट्रास्पोरिक। एक एक लाइन सब में लिख लेते हैं। यहां पर बोलेंगे सिंगल एम्ब्रियो सैक है। सिंगल एम्ब्रियो सैक। 2 एम्ब्रियो सैक रहे
2 एम्ब्रियो सैक तो बाइस्पोरिक, और 4 एम्ब्रियो सैक हो जाए 4 एम्ब्रियो सैक तो बोलेंगे टेट्रास्पोरिक। मोनोस्पोरिक इज मोस्ट कॉमन टाइप, जबकि बाइस्पोरिक प्रेजेंट होती है अनियन वाले फैमिली में और मस्टर्ड वाले फैमिली में टेट्रास्पोरिक कंडीशन प्रेजेंट होता है। तो यहां पर इस तरीके से हम लोग पढ़ लिए हैं टाइप ऑफ ओव्यूल एंड स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। एक मैच्योर्ड ओव्यूल की स्ट्रक्चर क्या होती है, एक बार इसे यदि दोबारा से हम देख लें यहां पर तो बोल सकते हैं कि एक मैच्योर्ड ओव्यूल के अंदर प्रेजेंट होती है सेंट्रली प्लेस्ड एम्ब्रियो सैक, जिसके चारों तरफ न्यूसेलस प्रेजेंट होती है और न्यूसेलस के बाहर इंटेग्यूमेंट प्रेजेंट होता है। तो ये मैच्योर्ड ओव्यूल के अंदर जो एम्ब्रियो सैक बन गया, ये एम्ब्रियो सैक के बनने की प्रोसेस का नाम मेगास्पोरोजिनेसिस है। तो हम लोग यहां पर अब आगे मेगास्पोरोजिनेसिस प्रोसेस पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है यहां पर मेगास्पोरोजिनेसिस। मेगास्पोरोजिनेसिस, इसको हम डिफाइन इस तरीके से कर सकते हैं कि द प्रोसेस ऑफ formation of matured मेगास्पोर, जिसका नाम मैंने पहले ही बता रखा है एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक के अलावा इसको बोल सकते हैं हम फीमेल गैमेटोफाइट। तो डेफिनेशन में मेगास्पोर लिख लें या फीमेल गैमेटोफाइट लिख लें या एम्ब्रियो सैक लिख लें, तो इसी प्रोसेस का नाम होता है मेगास्पोरोजिनेसिस। लेकिन ये बनता कहां से है, तो इसे भी सेंटेंस में कंप्लीट कर लेते हैं हम लोग। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर्ड मेगास्पोर फ्रॉम डिप्लॉइड मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोर mother cell by meiosis is known as megasporogenesis। तो मेगास्पोर कैसे बनता है, इस बात को हम लोग अभी यहां पे समझते हैं कि सबसे पहले जब एक फ्लावर की फॉर्मेशन हो रही थी तो उस फ्लावर में जो ये स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है, हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, ये पेडिसल कहलाता है और इसकी टर्मिनल पार्ट कहलाती है थैलमस। इसी थैलमस के ऊपर सेपल, पेटल, स्टेमन और कार्पेल की इनिशियल स्टेज वाले स्ट्रक्चर ग्रो करती है, एक आउटग्रोथ डेवलप करता है, प्रोट्यूबरेंस कहला सकता है। तो मान लेते हैं ये कार्पेल की प्रोट्यूबरेंस है, प्रोट्यूबरेंस ऑफ कार्पेल। तो यदि इसकी ट्रांसवर्स सेक्शन हम करके देखें तो इस ट्रांसवर्स सेक्शन में हमें किस तरीके की स्ट्रक्चर दिखती है, एक बार डायग्राम से उसे समझ लेते हैं। यदि ट्रांसवर्स सेक्शन इसका किया जाए, इसकी हम लोग ट्रांसवर्स सेक्शन कर लें, तो ट्रांसवर्स सेक्शन में इस कार्पेल की आउटग्रोथ के अंदर की तरफ कुछ स्पेशल टाइप के सेल्स हमें दिखेंगे जिसे न्यूसेलस कहा जाता है। और ये न्यूसेलस सेल डिप्लॉयड नेचर की होती है, आगे चल के ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करता है। यही है न्यूसेलस की सेल
जो डिप्लॉयड होता है, जैसे जैसे इसकी ग्रोथ होती जाएगी बाकी और सारे स्ट्रक्चर इसमें डेवलप होते जाएंगे। जैसे इसके ठीक ऊपर यदि मान लिया जाए कि कवरिंग डेवलप होनी शुरू हो गई है, इंटेग्यूमेंट डेवलप होना शुरू कर गया है, और मान लेते हैं इधर है माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल पीछे की तरफ है ये चैलेजा, चैलेजा। तो माइक्रोपाइल की तरफ का कोई एक न्यूक्लियस वाला सेल साइज में लार्ज हो जाएगा, न्यूक्लियस भी इसकी लार्ज हो जाएगी, सेल थोड़ा इलोंगेट हो जाएगा बाकी सारे न्यूक्लियस के कंपैरिजन में, और ये फंक्शन करेगा अब मेगास्पोर मदर सेल की तरह। ठीक है, यानी कि जो यहां पर न्यूक्लियस की सेल होती है माइक्रोपाइल की तरफ वाला, वही स्ट्रक्चर कहलाता है मेगास्पोर मदर सेल। तो बाकी स्ट्रक्चर को तो यहां पे बहुत ज्यादा हम लोग नहीं देख रहे हैं, लेकिन एक स्ट्रक्चर यहां पे पढ़ लेते हैं कि कोई एक सेल न्यूक्लियस का इलोंगेट हो गया साइज में, लेकिन अभी भी डिप्लॉयड है न्यूक्लियस उसमें, और उसके चारों तरफ यहां पर ये और भी दूसरे न्यूक्लियस के सेल्स हैं। ये माइक्रोपाइलर टर्मिनल को आगे चल के हम M से लिखेंगे और चैलेजल टर्मिनल को C से लिखेंगे। तो ये माइक्रोपाइलर टर्मिनल और ये चैलेजल टर्मिनल है यदि, तो यहां पर माइक्रोपाइलर टर्मिनल की तरफ का न्यूक्लियस सेल, कोई एक न्यूक्लियस सेल मेगास्पोर मदर सेल में कन्वर्ट हो जाता है। मेगास्पोर मदर सेल ये वाला कहलाया मेगास्पोर मदर सेल, जो डिप्लॉयड नेचर की होती है और इसे अभी भी चारों तरफ से कवर करके रखा हुआ है डिप्लॉयड न्यूक्लियस सेल, न्यूक्लियस सेल। इस मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस होगी, बोलेंगे मियोसिस 1 इन मेगास्पोर मदर सेल को आगे हम लोग यहां पे शॉर्ट में MMC लिखा करेंगे। मेगास्पोर मदर सेल ऊपर मैं लिख देता हूं, मेगास्पोर मदर सेल MMC लिखेंगे हम। तो मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस 1 का रिजल्ट होगा कि 2 सेल बन जाएगी और दोनों सेल में क्रोमोसोम की नंबर मेगास्पोर मदर सेल की आधी हो जाएगी। ठीक है, यहां पर ये जो इलोंगेटेड मेगास्पोर मदर सेल है ये डिवाइड कर जाता है, क्रोमोसोम की नंबर आधी हो गई, और इसके चारों तरफ अब भी न्यूक्लियस की सेल प्रेजेंट है। तो इन दोनों सेल को बोल देंगे हम मेगास्पोर डायाड, मेगा स्पोर डायाड। ये 2 सेल की फॉर्मेशन हो गई, और ये मेगास्पोर डायाड जो होगा ये हैप्लॉइड नेचर का सेल होगा, इसमें क्रोमोसोम की नंबर आधी हो गई है, और अब इसके बाद मियोसिस 2 होगा इसमें। इस मेगास्पोर डायाड में ये हो गई मियोसिस 2, जिसकी वजह से ये 4 डिफरेंट सेल में डिवाइड कर जाएगा, और इन चारों सेल में क्रोमोसोम की नंबर हैप्लॉइड ही रहेगी, और इसके चारों तरफ न्यूक्लियस की सेल अब भी है,
यहां पर ऊपर की तरफ अब भी हम लोग माइक्रोपाइल और नीचे की तरफ चैलेंजा मान लिए हैं। तो यहां से मेगास्पोर टेट्राड की फॉर्मेशन हो जाएगी। दिस इज मेगास्पोर टेट्राड। हम लोग अभी ये पढ़े हैं कि शुरुआत में जो एक आउटग्रोथ डेवलप होती है कार्पेल की, उसके अंदर न्यूसेलस के बहुत सारे सेल्स डिप्लॉयड होते हैं और उनमें से कोई एक सेल जो माइक्रोपाइल की तरफ होता है साइज में लार्ज हो जाता है और उसमें मियोसिस हो जाती है। तो मियोसिस 2 स्टेप की प्रोसेस है। मियोसिस 1 से मेगास्पोर डायड और मियोसिस 2 से मेगास्पोर टेट्राड की फॉर्मेशन हो जाएगी। अब आगे हम लोग इस मेगास्पोर टेट्राड में क्या होता है ये पढ़ने वाले हैं। तो मेगास्पोर टेट्राड में जो सेल माइक्रोपाइल की तरफ था उस 4 में से 3 सेल की डेथ हो जाती है। किधर वाला? तो माइक्रोपाइल की तरफ वाला। चैलेंजा वाला अभी रहता है। तो ये है 3 डीजेनरेटिंग मेगास्पोर। खत्म हो जाएगा ये। और एक जो बच गया ये फंक्शनल मेगास्पोर है। फंक्शनल मेगास्पोर। और इस फंक्शनल मेगास्पोर के अंदर पहले 3 बार कैरियोकाइनेसिस न्यूक्लियर डिवीजन होगी और फिर उसकी साइटोकाइनेसिस होगी, जिससे एक मैच्योर्ड फंक्शनल मेगास्पोर बन जाएगा। और इसके अंदर टोटल 8 न्यूक्लियाई, लेकिन सेल की नंबर साथ ही रहती है। वो कैसे बनता है अभी बता रहे हैं। इस पूरी प्रोसेस को मेगास्पोरोजिनेसिस कहते हैं। देखते हैं हम लोग कि ये फंक्शनल मेगास्पोर जो है इसमें इसके अंदर कैरियोकाइनेसिस स्टार्ट हो गई। 3 बार होगी कैरियोकाइनेसिस। तो फर्स्ट कैरियोकाइनेसिस यदि हो जाए, कैरियोकाइनेसिस मतलब हुआ न्यूक्लियर डिवीजन, साइज थोड़ा इनलार्ज हो गया। तो इस तरीके से 2-2 न्यूक्लियाई की फॉर्मेशन हो गई। हैप्लॉइड 2 न्यूक्लियाई बन गया। तो इसे हम बोल सकते हैं 2 न्यूक्लिएटेड मेगास्पोर। दिस इज 2 न्यूक्लिएटेड मेगास्पोर। माइक्रोपाइल ऊपर है, चैलेंजा नीचे की तरफ है। दूसरी बार फिर इसमें न्यूक्लियर डिवीजन होगी, सेकेंड कैरियोकाइनेसिस। और अब यहां पर टोटल 4 न्यूक्लियाई, 2 एक पोल पर और 2 एक दूसरे पोल पर प्रेजेंट होगी। दिस इज 4 न्यूक्लिएटेड मेगास्पोर। दिस इज चैलेंजा, दिस इज माइक्रोपाइल। अब इसके आगे कैरियोकाइनेसिस थर्ड होगी। थर्ड कैरियोकाइनेसिस जिससे टोटल 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर बन जाएगा। यहां पर इस तरीके से 4 न्यूक्लियाई माइक्रोपाइल की तरफ और 4 न्यूक्लियाई चैलेंजा की तरफ बन गया। तो इसे हम बोल देंगे 8 न्यूक्लिएटेड। दिस इज 8 न्यूक्लिएटेड मेगास्पोर। मैंने पहले ही समझा रखा है कि सारे
ओव्यूल इनिशियल स्टेज में ऑर्थोट्रोपस टाइप के होते हैं, ऑर्थोट्रोपस टाइप के होते हैं ये ऑर्थोट्रोपस। जैसे जैसे फ्यूनिकल में एसिमेट्रिकल ग्रोथ होता है और ये बेंड होता चला जाता है। तो जो अभी मेगास्पोरोजिनेसिस हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें मैंने माइक्रोपाइल को ऊपर की तरफ माना है, मैच्योरिटी आते आते यदि वो एनाट्रोपस टाइप ऑफ ओव्यूल में कन्वर्ट हो जाए तो माइक्रोपाइल बेंड करके नीचे आ जाएगा। और अपनी एनसीईआरटी में वही वाला डायग्राम दिया हुआ है, हम लोग उसी के अनुसार यहां पे बात कर लेते हैं कि यदि जो माइक्रोपाइल यहां पर ऊपर की तरफ दिया हुआ है किसी कारण से एनाट्रोपस टाइप ऑफ ओव्यूल में कन्वर्ट हो जाए, वो जो कॉमन टाइप मैंने पहले ही लिखा दिया है कि मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ओव्यूल एनाट्रोपस ओव्यूल होती है। 82% ऑफ एंजियोस्पर्म में एनाट्रोपस टाइप ऑफ ओव्यूल होती है। तो साइटोकाइनेसिस होते हुए इसमें पोजीशन माइक्रोपाइल और चैलेजा की चेंज हो जाता है। इसमें साइटोकाइनेसिस होगी आप, और साइटोकाइनेसिस का रिजल्ट होगा किस तरीके से, एक लार्ज मेगास्पोर बन गई, फंक्शनल मेगास्पोर की फॉर्मेशन हो गई यहां पर। और समझने के लिए हम लोग यहां पर मान लेते हैं कि अब चैलेजा ऊपर आ गया और माइक्रोपाइल न्यूक्लियाई आ गई, माइक्रोपाइल नीचे आ गई। तो जो यहां पर न्यूक्लियाई प्रेजेंट है टू अपोजिट पोल पर 4 और 4 के नंबर में, उन दोनों पोल से एक एक न्यूक्लियाई सेंट्रल पोजीशन पर चली आती है। इसे पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं। लेकिन जो बाकी न्यूक्लियाई प्रेजेंट है साइटोकाइनेसिस के बाद चैलेजा की तरफ 3 सेल्स की फॉर्मेशन कर लेगा। चैलेजा की तरफ जो यहां पे 3 सेल की फॉर्मेशन हो गई, इन तीनों सेल को एंटीपोडल सेल कहते हैं, एंटीपोडल सेल। और ये एंटीपोडल सेल हैप्लॉइड होती है, 3 होते हैं नंबर में, चैलेजा की तरफ होता है ये। बाकी 3 सेल जो माइक्रोपाइल की तरफ प्रेजेंट है, उनमें से 2 सेल साइनर्जिड कहलाता है और एक सेल एग सेल कहलाता है। ये हम मान लेते हैं एग सेल। सारे में न्यूक्लियस एक ही मेगास्पोर का बना हुआ है, इसलिए जेनेटिकली ये सारे सेल्स एक जैसे होंगे। एग सेल भी हैप्लॉइड ही है और इसकी ये 2 साइनर्जिड है, टू साइनर्जिड। ये भी हैप्लॉइड स्ट्रक्चर ही होगा। ये एग सेल और साइनर्जिड को मिलाकर एग एपरेटस कहलाता है, एग एपरेटस कहलाता है। एक सेल जो सेंट्रली प्लेस्ड होती है सबसे लार्ज साइज की होगी। साइटोकाइनेसिस के बाद ये सेंट्रली प्लेस्ड सेल, जो सेंट्रल सेल है, इसमें 2 पोलर न्यूक्लियाई होंगे, 2
पोलर न्यूक्लियाई। इस तरीके से एक मैच्योर्ड फंक्शनल मेगास्पोर की फॉर्मेशन हो जाएगी। इसी को एम्ब्रियो सैक हम लोग बोले थे और डेफिनेशन में यही लिखे थे कि एक मैच्योर्ड फंक्शनल मेगास्पोर के फॉर्मेशन की प्रोसेस का नाम मेगास्पोरोजिनेसिस होती है। तो यह है मेगास्पोरोजिनेसिस, जो कि एक फंक्शनल मेगास्पोर के 3 कैरियोकाइनेसिस और एक साइटोकाइनेसिस से बन जाता है। यदि यहां पर एक साइनर्जिड के स्ट्रक्चर को अलग से देखा जाए, साइनर्जिड के स्ट्रक्चर को हम अलग से देख ले, तो साइनर्जिड के अंदर एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन में स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है इस तरीके से, और इसे बोला जाता है फिलिफॉर्म एपरेटस। फिलिफॉर्म एपरेटस दोनों साइनर्जिड में ऐसा होता है, और ये फिलिफॉर्म एपरेटस हेल्प करता है डबल फर्टिलाइजेशन के समय। जब पॉलन ट्यूब की एंट्री होती है एम्ब्रियो सैक के अंदर, तो एक डिजेनरेटेड साइनर्जिड की फिलिफॉर्म एपरेटस से पॉलन ट्यूब इंटर कर जाता है। साइनर्जिड 2 होती है, 2 में से एक डेड हो जाएगा और उसकी फिलिफॉर्म एपरेटस से एंट्री होती है। इस साइनर्जिड को माना जाता है कि पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन के समय पॉलन ट्यूब को रास्ता प्रोवाइड करने वाला यही है। माना जाता है कि कुछ केमिकल सेक्रेट होती है जिसको फॉलो करता हुआ पॉलन ट्यूब इस एम्ब्रियो सैक में इस फिलिफॉर्म एपरेटस से इंटर कर जाता है। एग सेल यहां पर फीमेल गैमीट की तरह काम करता है। 3 एंटीपोडल सेल जो चैलेजा है प्रेजेंट एक ओव्यूल के अंदर, जो स्ट्रक्चर हम लोग पहले यहां पे पढ़े हैं, जो चैलेजा प्रेजेंट होती है, इस चैलेजल एक्सप्रेशन को लिमिट करने का काम यहां पर इस 3 एंटीपोडल सेल को होता है। ये है 3 एंटीपोडल सेल, 3 एंटीपोडल सेल। इसकी साइटोप्लाज्म यदि देखी जाए तो साइटोप्लाज्म में स्टार्च के अलावा और भी दूसरे न्यूट्रिएंट मटेरियल प्रेजेंट होता है। यह न्यूट्रिएंट रिच साइटोप्लाज्म वाला सेल है। इसके अलावा जो सेंट्रल सेल है, डबल फर्टिलाइजेशन के समय एक मेल गैमीट से फ्यूज करने के बाद ये पोलर न्यूक्लियाई और एक मेल गैमीट मिलकर एक ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस की फॉर्मेशन कर लेता है, जिसे प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस कहते हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद ये प्रोसेस होती है। प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल में प्रेजेंट होती है। तो एक मैच्योर्ड मेगास्पोर बनने की प्रोसेस का नाम मेगास्पोरोजिनेसिस है। तो आज की क्लास के लिए हमारा टॉपिक यही था कि मेगास्पोरोजिनेसिस किसे कहते हैं। हम लोग यहां तक अभी कंप्लीट कर लिए हैं। इसके आगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।